Evening to one and all. Today I am here with the 10th class SST English medium. Today we are going to discuss about chapter number 6, Natural Disaster and Disaster Management. In that chapter, our today's topic is man-made disaster and general human disasters. Okay. We have discussed a lot about natural disasters like flood, earthquake in our previous lecture. Now we are going to discuss about man-made disaster. Okay, यदि हम man-made disasters की बात करें तो इसमें सबसे फर्स्ट नंबर आता है एटॉमिक, बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिजास्टर्स का। अब देखते हैं ये क्या है। These are the times of science and technology. Science and technology development have made the man life happy and prosperous. देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, ये हमें मालूम है। साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमारी जो लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस, संपन्न बना दिया है। ओके, और हैप्पी, सुखी भी बना दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ डिजास्टर्स की। ओके, लीकेज ऑफ केमिकल गैस। देखिए केमिकल गैस का यदि लीकेज होता है किसी फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में या किसी प्लांट में, तो कहीं ना कहीं ये भी एक डिजास्टरस रूप ले लेता है। जैसे हम लोगों को मालूम है भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये 2 और 3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि में ऑकर्ड हुई थी और ये बिगेस्ट इंडस्ट्रियल केमिकल ट्रेजेडी है। ओके, देखिए in this tragedy hydrogen cyanide and other products together with the 45 tons of methyl isocyanide MIC, a highly poisonous gas leaked from the pesticide plant Union Carbide। देखिए भोपाल के अंदर एक प्लांट था यूनियन कार्बाइड, वहां से मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है वो लीकेज हो गई है। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है पॉइजनस गैस होती है, यदि हमारे लंग्स के अंदर जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, यहाँ तक कि हमारी मौत भी हो सकती है उससे। ओके, तो भोपाल इन द मिड 92 का लार्ज इट टुक अ टोल ऑफ अबाउट 3600 lives and many more developed severe health problem। देखिए जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है इसकी वजह से भोपाल में 2 और 3 दिसंबर 1994 की मध्य रात्रि जब ये गैस लीकेज हुई तो 3600 लोगों की जानें गई और इसके अलावा कई जो लोग हैं उनके अंदर जो बायोलॉजिकल फॉल्ट हो गए, बायोलॉजिकल फॉल्ट, और अभी भी उनकी नस्लों के अंदर भी वो बायोलॉजिकल फॉल्ट देखने को मिलते हैं। ओके, मतलब किसी का यदि हाथ एक ज़्यादा लंबा है तो वो उसके जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसका भी इसी टाइप से हो रहा है। तो ये बहुत ही जो है डेंजरस सिचुएशन है। आगे हम देखते हैं अनादर सीवरेज ट्रेजेडी। देखो एक और ट्रेजेडी की अगर हम बात करें तो जो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी जो शहर है उनको उसके ऊपर अमेरिका के द्वारा जो एटम बम गिराया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत सीवरेस्ट ट्रेजेडी है। ओके, आगे हम बात करते हैं अटैक ऑफ पेस्ट ऑन क्रॉप। जो पेस्ट का अटैक होता है क्रॉप के ऊपर, या डिजीज कॉज्ड बाय इन्फेक्शंस एंड बैक्टीरिया। जो डिजीज होती है, कुछ जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है जैसे प्लेग है, ओके, वायरल अटैक, बर्ड फ्लू और इसके अलावा डेंगू, ये सारे के सारे बायो अटैक्स हैं। ओके, suitable protective measures are necessary in respect of this disease। इसमें हमें suitable protective measures लेना चाहिए। देखिए यदि हम बात करें अभी हमारे यहाँ जो डिजीज चल रही है कोरोना वायरस, तो वहाँ पर भी हमें suitable protective measures लेना जरूरी है। यदि हम suitable protective measures नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं ये डिजीज का सामना हमें करना पड़ेगा। ओके, तो ये भी एक कहीं ना कहीं डिजास्टर ही है एक तरह का। आगे देखते हैं इंडस्ट्रियल एंड केमिकल डिजास्टर और मेन रिलेटेड ट्रेजेडीज। यदि इंडस्ट्रियल डिजास्टर से या केमिकल डिजास्टर, यदि इंडस्ट्रीज के अंदर कोई केमिकल डिजास्टर्स वगैरह होता है तो वो भी मेन रिलेटेड ट्रेजेडीज ही कहलाएगा। दिस कैन बी कॉज्ड अब्रप्टली विदाउट वार्निंग। देखिए ये भी विदाउट वार्निंग होता है। जैसे कि हम भोपाल की यूनियन कार्बाइड प्लांट की बात करें तो वहां पर भी कोई हमें पता नहीं था या वहां पे काम करने वाले लोगों को अंदाजा नहीं था कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिलीज हो जाएगी, लेकिन वो रिलीज हो गई एटमॉस्फेयर के अंदर और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनी। ओके, तो इंडस्ट्रीज और केमिकल जो डिजास्टर्स होता है ये हमारी जो है मेन रिलेटेड ट्रेजेडीज है और ये एकदम से होता है, मींस इसके बारे में हमें
मालूम नहीं होता है, कुछ टेक्नोलॉजिकल फॉलीज के कारण होता है, ये टेक्नोलॉजिकल फॉल्ट्स के कारण होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के वर्कर हैं उन्हें समय समय पर अपने जो ऑनर्स है उनको कहना चाहिए कि भाई जो इसकी टेक्नोलॉजीज है या जो इसके सेफ्टी मेजर्स है उसका ध्यान रखा जाए। ये गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर रूल्स बनाने चाहिए। आगे हम देखते हैं इफेक्ट, इनसे होता क्या है। हमने देखा ये कुछ एटॉमिक, बायोलॉजिकल या केमिकल डिजास्टर्स के बारे में देखा। तो इससे होता क्या है, हमारी बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं, जिसके कारण हमारी मौत हो जाती है। या मौत नहीं भी होती तो हमारा ब्रेन है, हमारा हार्ट है, हमारा लंग्स है, ये डैमेज हो जाते हैं। और जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उसके अंदर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा ये जो पॉइजनस गैस वगैरह होती है, यदि ये एयर के साथ मिलती है तो एयर को पॉल्यूट कर देती है, वाटर के साथ मिलती है तो वाटर को पॉल्यूट कर देती है, लैंड के साथ मिलके लैंड को पॉल्यूट कर देती है। ओके, तो इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं हमें कैटल के ऊपर, फिश पे या हमारी क्रॉप्स पे देखने को भी मिलता है। अब मेजर्स टू मिनिमाइज इल इफेक्ट, इसके इल इफेक्ट को हमें कम करने का तरीका क्या है वो हम देखेंगे। ओके, देखो सबसे पहले तो लोगों को एजुकेट करना चाहिए, जनरल जो पब्लिक है उसको एजुकेट करना चाहिए कि जब इस टाइप की ट्रेजेडी होती है तो आपको क्या रोल प्ले करना है। इसके अलावा जहाँ पर ऐसे फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज है वहाँ ह्यूमन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स वगैरह बनाना चाहिए। ओके, इसके अलावा मॉक ड्रिल होनी चाहिए, है ना। यदि मॉक ड्रिल मींस यदि इस टाइप से अगर ट्रेजेडी होती है तो उसकी पहले से प्रीवियस के अंदर ही हमें तैयारी करके रखें कि हम इससे किस तरीके से सिचुएशन को फेस करेंगे और कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। इसके अलावा वार्निंग सिस्टम्स वगैरह लगाए जाने चाहिए, फायर फाइटर्स वगैरह की जो टीम है वो रेडी होनी चाहिए। ओके, देखिए स्टोरेज ऑफ पॉइजनस केमिकल शुड बी डन ओनली अप टू अ पर्टिकुलर लिमिट। जो पॉइजनस केमिकल है उसको एक लिमिट तक ही स्टोर करना चाहिए, उस लिमिट से आगे उसको स्टोर नहीं करना चाहिए। इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस एंड सेफ्टी लॉज शुड बी स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड। जो इंडस्ट्रियल इंश्योरेंस है और सेफ्टी लॉज है उसको स्ट्रिक्टली इंश्योर करना चाहिए गवर्नमेंट, मतलब इन्फोर्स्ड करना चाहिए स्ट्रिक्टली। ओके, देखिए एक और मेन डिजास्टर्स की अगर हम बात करें तो वो है बॉम्ब एक्सप्लोजन। बॉम्ब एक्सप्लोजन से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। यदि हम बॉम्ब एक्सप्लोजन की बात करें तो रोड या पब्लिक ट्रांसपोर्ट या जो पब्लिक बिल्डिंग्स वगैरह होती है ये सब का सब उससे तबाह हो जाता है। इसके अलावा लोगों की हेल्थ के ऊपर भी बुरा असर पड़ता है, मतलब बहुत से लोग तो इसमें मारे जाते हैं और बहुत से लोग जो इसमें मरे नहीं है उनकी हेल्थ के ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ता है, उनके माइंड पे, उनके हार्ट पे, उनके लंग्स वगैरह पे बुरा इफेक्ट पड़ता है। ओके, देखें अब सेफ्टी मेजर्स आर नेसेसरी, कुछ हमें सेफ्टी मेजर्स चाहिए। वन शुड नेवर गो नियर थिंग व्हिच अराउज द डाउट। देखिए रेलवे स्टेशन वगैरह पे या बस स्टॉप पे आपने देखा होगा लिखा हुआ रहता है कि कोई भी अनजान चीज को ना छुएं, चाहे वो आपको कितनी अच्छी और कितनी कीमती नजर क्यों नहीं आती है। तो कोई भी ऐसी वस्तु आपको नजर आए जो संदिग्ध लगती हो आपको, या आप उसको जानते नहीं कि ये क्या है, तो आपको उसको नहीं छूना है। ये इसका सेफ्टी मेजर्स है। ओके, देखिए जब भी आप ऐसी सिचुएशन में हो तो सबसे पहले आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। ओके, ये चीज। इसके अलावा हम कहीं पर जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो हमारी चीज को, हमारी वस्तु को भी हमें प्रॉपर रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई अनजान व्यक्ति आके उसमें कुछ एक्सप्लोसिव वगैरह रख दे, तो हमें उसे ध्यानपूर्वक रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने मेन डिजास्टर्स आज देखा। इसके अंदर हमने देखा कि कुछ डिजास्टर्स तो ह्यूमन फॉली के कारण हो रहा है, जैसे कि इंडस्ट्रियल डिजास्टर है। कुछ डिजास्टर्स ह्यूमन ने स्वयं किया है, जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो एटम बम का अटैक हुआ था, ये अमेरिका द्वारा किया गया था। इसके अलावा जो बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है वो भी किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों में हमें सेफ्टी मेजर्स लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हम बात करेंगे जनरल ह्यूमन डिजास्टर्स। जो कुछ जनरल ह्यूमन डिजास्टर्स उसकी बात करेंगे, उनमें से कुछ की हम बात करेंगे। जनरल ह्यूमन डिजास्टर, देखो सबसे पहला इसमें डिजास्टर है वो है फायर, आग लगना। कोई व्यक्ति चाहता नहीं है कि उसके एरिया में या उसके घर में, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में आग लगे, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं डिजास्टर से ये हो जाता है। तो किस तरीके से ये नुकसानदेह है ये तो आप लोगों को मालूम ही है। इसके सेफ्टी मेजर्स क्या लेना चाहिए वो हम देखते हैं। देखिए फायर एक डेंजरस थिंग है और यदि एक बड़ी बिल्डिंग में फायर लगती है तो इससे
कई सौ लोगों की जाने जा सकती है। ओके, और अच्छा, फायर्स वगैरह कभी कभी जब अर्थक्वेक आता है या फ्लड आती है तब भी फायर लग सकती है। क्यों? क्योंकि जो वायर्स वगैरह में शॉर्ट सर्किट होता है, तो शॉर्ट सर्किट के कारण फायर लग सकती है। या इलेक्ट्रिकल कहीं हीटर्स चल रहा है या हेवी इलेक्ट्रिकल मशीनरी वगैरह चल रही है, तो उनमें शॉर्ट सर्किट के कारण भी ये चीजें हो सकती है ना। आसपास कहीं गार्बेज पड़ा है तो वहां से उस गार्बेज के अंदर भी, ये गार्बेज भी जो है जल्दी आग पकड़ता है ना, जो सूखा कचरा वगैरह है, या कुछ किसी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में कुछ एक्सप्लोजिव वगैरह है और अर्थक्वेक वगैरह के कारण उसमें डिस्टर्बेंस हो गया, तो वहां पर भी आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। अब देखिए, सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक फायर। जब आपके घर के अंदर डोमेस्टिक फायर, यदि आपके घर में आग लगती है तो उससे हम कैसे बचेंगे? Basic rules to prevent safe from fire is exit door and should be remembered and followed. देखो, सबसे पहला तो रूल है, यदि आग लगी है घर में तो आप डोर्स को ओपन कर देंगे, विंडोज को ओपन कर देंगे और जहां से हो सके वहां से निकलने की कोशिश करेंगे। ओके, डू नॉट कीप हाईली इन्फ्लेमेबल। दूसरी चीज, हाईली इन्फ्लेमेबल चीज अपने घरों में नहीं रखना है जो अत्यंत ज्वलनशील है, जल्दी से आग पकड़ती है। ओके, इसके अलावा घर में हमारे हमेशा फायर एक्सटिंग्विशर्स रखना है और घर के कम से कम 2 या 3 लोगों को इस बारे में हमें शिक्षा देना है कि घर में आग लगती है तो उसका हम किस तरीके से सामना करेंगे। जब भी हम घर से बाहर जाएं तो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का मेन स्विच होता है उस मेन स्विच को हम बंद कर दें और गैस के रेगुलेटर्स वगैरह बंद कर दें और जो भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं उसको भी स्विच ऑफ कर दें। ओके, इसके अलावा हमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को एक ही सॉकेट में नहीं लगाना चाहिए। मान लो हमारे घर में एक सॉकेट है, उस सॉकेट पे ही हमने 2, 4 या 6 इलेक्ट्रिकल गैजेट्स वगैरह लगा दिए तो वहां पर भी आग लगने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा जो माचिस है उसको बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। ओके, इसके अलावा घर में ज्यादा से ज्यादा यदि धुआं हो रहा है तो हमें उसे देखना चाहिए, परखना चाहिए कि कहाँ से हो रहा है और इसमें कोई फायर वगैरह तो नहीं लगी है हमारे घर में, ये सब चीजें देखना चाहिए। घर के अंदर एंट्रेंस डोर पे एक अलार्मिंग सिस्टम होना चाहिए। ओके, ट्राई टू नो द रीजन ऑफ फायर एंड टेक सुटेबल एक्शन। सबसे पहले तो हमें फायर जो लगी है घर में तो उसका रीजन पता करना है, कहाँ से लगी है। उस रीजन को पता करने के बाद में सूटेबल एक्शन हमें लेना है। ओके, जब फायर लगती है तो सबसे पहले हमें फायर ब्रिगेड को कॉल करना है इमीडिएटली और उसे साफ साफ लफ्जों में हमारे घर का पता, हमारा नाम और इसके अलावा मोबाइल नंबर हो सके तो वो देना है। ओके, और इसके अलावा कुछ जिम्मेदारी पैसेंजर्स की भी है। यदि घर के लोगों को पता नहीं है तो कुछ पैसेंजर्स वगैरह आसपास से गुजर रहे हैं, यदि वो धुआं देखते हैं तो उन्हें भी घर के लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए। ओके, इसके अलावा घर में हमेशा 2 एग्जिट डोर होना चाहिए। एक एग्जिट डोर नहीं होना बल्कि 2 एग्जिट डोर होना चाहिए। यदि एक फायर की वजह से यदि वहाँ ज्यादा फायर का इफेक्ट है तो दूसरे एग्जिट डोर से आप निकल सके। ओके, इसके अलावा जो इन्फ्लेमेबल लिक्विड्स है या गैस सिलेंडर्स वगैरह है इसको इस घरों के अंदर बिल्कुल ऐसी जगह रखना चाहिए जहां पर हवा आ रही जा रही हो, मतलब बिल्कुल एक पैक्ड रूम में नहीं रखना चाहिए। ओके, तो इसका भी थोड़ा सा इफेक्ट वहां से कम हो सकता है। आगे हम बात करते हैं रोड एक्सीडेंट की। रोड एक्सीडेंट भी एक जनरल एक्सीडेंट्स या जो है ये जनरल एक डिजास्टर है जो ह्यूमन फॉली के कारण होता है, तो ये चीज हम देखेंगे। देखिए, रोड जो हमारा बनता है ये ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज के कारण बनता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग ज्यादा तेजी से गाड़ी चलाते हैं या केयरलेस तरीके से गाड़ी चलाते हैं तो इसके कारण रोड एक्सीडेंट हो जाता है। ओके, कुछ कारण होते हैं रोड एक्सीडेंट होने के। पहला कारण है वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल। यदि आप ट्रैफिक रूल को नहीं मानोगे तो रोड एक्सीडेंट हो सकता है। रैश ड्राइविंग, यदि आप ड्राइविंग बिल्कुल रफ तरीके से कर रहे हैं तो रोड एक्सीडेंट हो सकता है। यदि आप शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं तो रोड एक्सीडेंट हो सकता है। प्रॉपर तरीके से रोड का मेंटेनेंस नहीं हो पाया है, यदि गड्ढे हैं या अननेसेसरली स्पीड ब्रेकर्स वगैरह हैं तो वहां से भी रोड एक्सीडेंट हो सकता है। या कहीं स्पीड ब्रेकर्स वगैरह है उसका हमने कुछ निशान वगैरह नहीं लगाए कि आगे स्पीड ब्रेकर वगैरह, एकदम से वहाँ गाड़ी आपकी पता नहीं होता और इस तरीके से भी रोड एक्सीडेंट हो सकता है।
अब मेजर्स टू बी अडॉप्टेड, कौन कौन सी मेजर्स है जो हमें अडॉप्ट करना चाहिए ताकि रोड एक्सीडेंट ना हो। सबसे पहले तो स्टार्ट ड्राइविंग ओनली व्हेन यू आर कंफर्टेबल टू ड्राइव, जब आप ड्राइव करने के लायक हो तभी आपको ड्राइव करना चाहिए। मतलब जब आप बीमार हो या आपका सर दुख रहा हो तो ऐसी सिचुएशन में आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए। आपको अपनी ही लेन में अपनी गाड़ी को चलाना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आपको गाड़ी को चलाना और अपनी लेन में चलाना, उसको क्रॉस करके दूसरी लेन में नहीं जाना है। इसके अलावा आपको ट्रैफिक सिग्नल के बारे में पता होना चाहिए, उनको फॉलो भी करना है। इसके अलावा बारिश के समय में बहुत सावधानी से गाड़ी चलाना है। देखिए जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो अचानक से स्पीड को बहुत तेज कर लेना या अचानक से स्पीड को बहुत कम करना, इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपके पीछे जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है उसको पता नहीं है कि आप एकदम से ब्रेक लगाने वाले हैं। तो इस चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए, या एकदम से आपको स्पीड बढ़ाना उसको भी अवॉइड आपको करना चाहिए। ओके, इसके अलावा जब आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो रोड के दोनों किनारों पे देखें, इस तरफ और इस तरफ के कोई हेवी व्हीकल्स या कोई फास्टली मूविंग व्हीकल्स वगैरह तो नहीं आ रहे हैं। देखिए अननेसेसरली हमें ओवरटेक नहीं करना चाहिए। ओके, यदि आपके व्हीकल्स वगैरह का एक्सीडेंट हो गया है तो आपको विंडोज से बाहर आने की कोशिश करना चाहिए, विंडोज से या खिड़की वगैरह से। इन केस ऑफ फायर यदि आग लगती है तो जितना जल्दी हो सके आपको आपकी जो कार है या जो भी कुछ चीज ट्रेन वगैरह है तो वहां से बाहर आने की कोशिश करना चाहिए। ओके, यहाँ पर हमें अपने लगेज और अपने आर्टिकल की चिंता नहीं करना, बल्कि हमें अपनी चिंता करना चाहिए। देखिए जब आप गाड़ी चला रहे हैं, व्हीकल चला रहे हैं तो सेल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, आपके मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। खास तौर से जब टू व्हीलर आप चला रहे हैं तब तो बिल्कुल ना करें, और टू व्हीलर चलाएं तो हेलमेट का यूज करें, और फोर व्हीलर यदि आप चलाते हैं तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। ओके, तो ये रोड एक्सीडेंट है, ये कुछ जनरल एक्सीडेंट है। अब हम बात कर लेते हैं रेल एक्सीडेंट की, इसके बाद में बाकी की जो एक्सीडेंट है वो हम कल देखेंगे। देखिए रेल एक्सीडेंट की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा बहुत से रेल एक्सीडेंट्स वगैरह भी होते हैं, उसके बहुत सारे कारण होते हैं कि कुछ रेलवे इंजन्स में खराबी आने के कारण, या कोई बोगी वगैरह का पटरी से उतर जाना, या कभी हेवी रेन्स होने की वजह से जो पटरी है, जो ट्रैक है, उसके नीचे की जो मिट्टी खसक जाती है तो उससे भी रेल एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। ओके, तो ये कुछ मुख्य कारण है। और कभी कभी क्या होता है, कुछ नक्सली या कुछ एंटी सोशल एलिमेंट जो पटरी वगैरह है उसको नुकसान पहुंचा देते हैं, तो वहां से भी रेल एक्सीडेंट होते हैं। फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन टू सेव आवरसेल्फ, जब रेल एक्सीडेंट होता है तो हमें अपने आप को बचाने के लिए कुछ स्टेप्स लेना है। पहला है ऑलवेज पे अटेंशन टुवर्ड द सिग्नल एंड बिंग बैरियर, when the gate is closed, barrier is put, do not try to cross the rail line from the barrier। देखो सबसे पहले तो जब ट्रेन का कहीं क्रॉसिंग है और क्रॉसिंग से ट्रेन गुजर रही है, बैरियर लग गया है तो आपको वहां से निकलने की कोशिश नहीं करना है। हम जल्दी जाने के चक्कर में कि हमें कहीं जल्दी जाना है तो हम उस बैरियर को क्रॉस करके निकलते हैं, तो यहाँ से भी कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। ओके, इसके अलावा कहीं पर यदि बैरियर नहीं है, ऐसी जगह पर जो रेलवे क्रॉसिंग है जब बैरियर वगैरह नहीं लगा है तो हमें दोनों साइड देखना चाहिए और उसके बाद ही उसको क्रॉस करना चाहिए। ओके, देखिए आप ट्रेन में जब सफर कर रहे हैं तो आपको स्मोक नहीं करना है, सिगरेट वगैरह नहीं पीना है। दूसरी चीज, आपके साथ में कोई इनफ्लेमेबल चीज मतलब अत्यंत ज्वलनशील चीज को लेकर नहीं जाना है। ओके, जब भी आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो आपको रेल के गेट के ऊपर नहीं बैठना है, या विंडो से अननेसेसरली अपना हाथ बाहर नहीं निकालना है, विंडो से या डोर से। ओके, देखिए ट्रेन के हर बोगी के अंदर एक इमरजेंसी विंडो दी जाती है, यदि एक्सीडेंट होता है तो आप उस इमरजेंसी विंडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको कुछ खतरा नजर आता है तो आप ट्रेन में चेन को भी पुल कर सकते हैं, जिससे ट्रेन जो है रुक जाती है। ओके, तो ये कुछ चीजें थी ट्रेन एक्सीडेंट्स वगैरह हमने देखा। अब हम देखेंगे प्लेन एक्सीडेंट, ये भी आपका जनरल ह्यूमन डिजास्टर से प्लेन एक्सीडेंट होना। देखिए यदि हम हवाई यात्रा करते हैं, एरोप्लेन्स वगैरह से सफर करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे एरोप्लेन वगैरह भी क्रैश हो जाते हैं। ओके, अब देखिए जब एरोप्लेन क्रैश होता है तो उसमें ज्यादा नुकसान होता है, मतलब रोड एक्सीडेंट में या रेल एक्सीडेंट के अंदर इतना नुकसान नहीं होता। जब प्लेन क्रैश होता है तो उसमें नुकसान ज्यादा होता है, मौत की संभावना उसमें ज्यादा होती है क्योंकि वो ज्यादा ऊंचाई से नीचे गिरा है। लेकिन कितनी बार कुछ चीजें ऐसी होती है कि
कुछ सेफ्टी मेजर्स को हम अपना कर वहां पर भी बच सकते हैं। देखिए, द एयर ट्रेवल बिकेम रिस्की व्हेन फायर ब्रेक्स इन द एरोप्लेन। यदि एरोप्लेन्स के अंदर कोई फायर हमें नजर आती है तो उसका हमें जो भी वहाँ के स्टाफ मेंबर्स है उसको जानकारी देना चाहिए, है ना। पायलट तो हमारी पहुंच में है नहीं, तो हमें जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, जो फ्लाइट स्टीवर्ड्स होते हैं या जो एयर होस्टेस वगैरह होती है, उन्हें जानकारी देना चाहिए। यदि वेदर कंडीशन खराब है तो हमें जो प्लेन वगैरह है उसको मीन्स ये तो जो पायलट वगैरह हैं उनको पता होना चाहिए, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है उनको पता होना चाहिए कि जो खराब वेदर कंडीशन है ऐसे समय में प्लेन लैंड नहीं करना चाहिए कहीं पर या टेक ऑफ नहीं करना चाहिए। यदि कोई टॉर्नेडो वगैरह आता है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर प्लेन का रूट डाइवर्ट करना चाहिए। ओके, इसके अलावा अगर प्लेन की हाईजैकिंग होती है या कोई सा बॉम्ब अटैक वगैरह होता है तो ऐसे टाइम में भी जो प्लेन को नुकसान हो सकता है, तो इसकी जानकारी भी आपको अपने जो फ्लाइट के जो मेंबर्स हैं, मींस जो फ्लाइट स्टीवर्ड्स है या एयर होस्टेस वगैरह, इनको जानकारी देनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब थोड़ा सा इसका एक आगे का पार्ट है वो हम कल देखेंगे। आफ्टर बोर्डिंग अ प्लेन फॉलोइंग टिप्स शुड बी फॉलोड। तो जब आप प्लेन को बोर्ड कर रहे हैं तो कौन कौन सी आपको टिप्स फॉलो करना है ये हम कल देखेंगे। क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है तो फिर इसमें क्वालिटी नहीं आ पाती, तो इस वजह से आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।